स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों का मैथ का सीरीज भी चल रहा है और साथ ही साथ फिजिक्स का सीरीज भी चल रहा है। तो फिजिक्स में हम लोग जो है वो लाइट चैप्टर कर रहे हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गया है, ठीक है। और आपका इंस्टाग्राम का लिंक भी अपलोड, इंस्टाग्राम का ना सॉरी, टेलीग्राम का लिंक भी अपलोड हो गया है, ठीक है। वहाँ से आपको नोट्स वगैरह की ज़रूरत होगी तो हम आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा टेलीग्राम पे और काम चल रहा है क्योंकि अभी नया नया सिस्टम बना है, तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है। थोड़ा हम भी लोग अभी और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सक रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि हफ्ते में, एक हफ्ते में, इस हफ्ते में इसको सॉर्ट आउट कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को तो परेशान मत होइएगा, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम से रिलेटेड बात है ये। तो चलिए, आज का हम लोगों का लेक्चर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, पीछे से देख करके आइएगा पीछे के लेक्चर, तब आगे आपको लेक्चर समझ में आएगा। तो देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने सारी चीजें पहले ही बना ली है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आज हम लोगों को लॉ पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। तो मिरर आप देखोगे ऐसा चौकोर सा होगा, ठीक है, ये मिरर होगा। तो मिरर एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, मिरर एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा। इंसिडेंट रे आएगी, उसी प्लेन पे टकराएगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी उसी प्लेन पे होगा, नॉर्मल भी उसी प्लेन पे बनाई जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे वहीं से वापस जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। मतलब ये है कि सभी मिरर के या प्लेन के जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो मिरर इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि मिरर पे रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है, इसलिए। तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी मिरर के ऊपर लाई करेंगे, मिरर के ऊपर, ना मिरर के अंदर ना मिरर के बाहर, मिरर के ऊपर, ठीक है। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑन द मतलब ऊपर, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सभी लोग जो है वो प्लेन, ये मिरर के ऊपर लाई करेंगे। ये आपका पहला लॉ है कि जिस भी प्लेन पे अब देखो, चाहे मिरर हो चाहे पॉलिश सरफेस हो, रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन तो हर जगह होता है, मतलब जो एकदम अच्छा बढ़िया वाला रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मिरर पे या किसी पॉलिश सरफेस पे आप देखोगे जो बहुत चिकनी हो, बहुत पॉलिश हो, ठीक है, उसको हम यहाँ पे प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है। उसी सरफेस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी जगह इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी लोग कहाँ लाई करेंगे, इसी प्लेन पे लाई करेंगे, मिरर या पॉलिश सरफेस पे लाई करेंगे। तो ये आपका पहला लॉ है। क्लियर हो रही है बात? बहुत सिंपल लॉ है, इसमें कुछ खास समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिरर के ऊपर ही इंसिडेंट रे आएगी, नॉर्मल भी उसी पे आएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं से निकलेगी, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी वही रहेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। क्लियर है बात? ठीक है। तो इसको आप बना लीजिए फटाफट, इसको आप बना लीजिए, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली बात नहीं थी, ठीक है। इसको बना लीजिए। तो हम लोग सेकेंड लॉ पे चलते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो ये देखिए, हम लोगों ने सेकंड लॉ पे आ गए हैं। सेकंड लॉ आपका मैंने लिख दिया है, ठीक है। देखिए, लॉज बहुत छोटे छोटे हैं, इसके लिए बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है, ये जल्दी खत्म होने वाली चीज ही है, ठीक है, कुछ खास इसमें है भी नहीं। देखो, सेकंड लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जितना भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, हमेशा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। आपको मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस पिछली क्लास में भी समझा दिया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस उस एंगल को कहते हैं जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सेकेंड लॉ जो हमारा ये कहता है कि जहां भी कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा उसमें एक चीज आपको फिक्स तौर पे मिलेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। यही सेकंड लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है सेकंड लॉ, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। क्लियर है बात बेटा? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि
सपोज करो ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। आपको कुछ एग्जांपल बता दूं। इंसिडेंट रे आई, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल है मान लो, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये आपकी नॉर्मल है। अगर यहाँ 30 डिग्री बन रहा है जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, तो यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो यही लॉ कह रहा है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जितना बनेगा, 30 डिग्री बना है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी 30 डिग्री बनेगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब मान लीजिए एक और बात, मान लीजिए कि ये आपका मिरर है, ठीक है। सपोज करिए कि जो लाइट आ रही है वो एकदम ऐसे आ रही है परपेंडिकुलर, ये इंसिडेंट रे है, आप देखना समझना मेरी बात। और दूसरे केसेस में इंसिडेंट रे टेढ़ी आ रही थी, देखो, और दूसरे केसेस में जो इंसिडेंट रे है वो टिल्ड आ रही थी, टेढ़ी आ रही थी, और रिफ्लेक्टेड रे भी टेढ़ी जा रही थी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे भी टेढ़ी जा रही थी, मतलब नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना के इंसिडेंट रे आ रही थी और रिफ्लेक्टेड रे कुछ एंगल बना के निकल जा रही थी नॉर्मल के साथ। लेकिन अगर मान लीजिए कि इंसिडेंट रे जो है, ठीक है, इंसिडेंट रे जो है वो आपकी, ये मिरर देखो, ये देखो समझना, ये मिरर है, मिरर के ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री दिख रहा है, मिरर के ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे आई, मिरर के परपेंडिकुलर आई, तब क्या होगा बेटा? तब क्या होगा बताओ? तब क्या होगा? आप पहले तो मुझे ये बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा? अगर ये मिरर है, समझना ध्यान से, अगर ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये आके टकरा गई, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर, ये मिरर के साथ एकदम इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टकरा रही है, तो मुझे ये बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी डिग्री का बनेगा? ठीक है, तो यहां पे आप सोचो पहले 2 मिनट, मैं आपको बता देता हूं, पॉज करके सोच लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनेगा, ध्यान सुनना मेरी बात बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। कितनी डिग्री बनेगा बेटा? 0 डिग्री बनेगा। 0 डिग्री क्यों बनेगा? 0 डिग्री इसलिए बनेगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यहां ध्यान दो बेटा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये आपका क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको मालूम है कि नॉर्मल भी कैसी होती है, नॉर्मल भी मिरर के कैसी होती है बेटा? परपेंडिकुलर। ये देखो, मिरर के परपेंडिकुलर नॉर्मल भी होती है और मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे भी आ रही है, मतलब इसी के ऊपर तो नॉर्मल भी होगी ना। देखो, मतलब यहां पे जो नॉर्मल है वो और इंसिडेंट रे दोनों आपस में क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं। दोनों आपस में क्या कर रही हैं बेटा? ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल ओवरलैप कर रही हैं। क्लियर है बात? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल जो है वो ओवरलैप कर रही हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं। तो देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक के ऊपर एक है, तो एंगल कितना बनेगा भाई? एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो देखो, यही इंसिडेंट रे आ रही है और यही नॉर्मल आ जा रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री बना है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या बनना चाहिए? 0 डिग्री बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान समझ में आ रही बात? इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल अगर 0 आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? 0 आएगा। तो ये जो इंसिडेंट रे ये जो आई है, ठीक है, ये जो आई है इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्टेड रे उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। मतलब इंसिडेंट रे जिस रास्ते आई है तो रिफ्लेक्टेड रे उसी रास्ते वापस चली जाएगी। क्यों वापस जाएगी? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ओवरलैप कर जाएंगी, तभी तो 0 डिग्री एंगल बनेगा।
क्लियर है? तो इसी रास्ते रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जा रही है बेटा, बाहर भी चली जा रही है। ठीक है, यहां लिख देता हूं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये देखो जाने वाली एरो इंसिडेंट रे की है, ठीक है, वापस इधर वाली आने वाली एरो रिफ्लेक्टेड रे की है, और ये व्हाइट वाला नॉर्मल है। क्लियर है? तो एक कंक्लूजन यहां पे निकलता है कि अगर अगर इंसिडेंट रे मिरर पे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आकर परपेंडिकुलर टकराती है तो उसी रास्ते वापस चली जाती है रिफ्लेक्टेड रे बनके। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, अगर 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 इंसिडेंट रे मिरर के 90 डिग्री पे इंसिडेंट करती है, ये देखो समझना ध्यान से, अगर ये मिरर है, मिरर के 90 डिग्री पे इंसिडेंट रे आएगी तो उसी रास्ते क्या हो जाएगी, वापस बाउंस बैक हो जाएगी। उसी रास्ते क्या हो जाएगी बेटा, बाउंस बैक हो जाएगी। इसको लिख ले कहीं पे, यहां लिख लेते हैं, देखो स्टार बना के लिख लो, इफ इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब मिरर, देन, ठीक है, देन रे ऑफ लाइट बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ, ठीक है, या रे ऑफ लाइट की जगह आपकी लिख सकते हो रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे भी लिख सकते हो, रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ। ठीक है, इफ इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब मिरर, इफ इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है, देन यहां देन होगा, देन थिंक द रे ऑफ लाइट, देन रे ऑफ लाइट या रिफ्लेक्टिंग रे, रे ऑफ लाइट बोलो चाहे रिफ्लेक्टिंग रे बोलो, देन रे ऑफ लाइट बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ, जिस पाथ पे इंसिडेंट रे आई है उसी रास्ते पे रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी। कब? जब इंसिडेंट रे मिरर के 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा। कोई समस्या? ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि जब भी इंसिडेंट रे मिरर के 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 बनेगा। क्यों 0 बनेगा? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, और दोनों ही केस में ये लोग ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड लॉ। एक और पॉइंट मुझे बताना है, एक और पॉइंट मुझको आपको बताना है, एक और पॉइंट बताना है, वो ये बात है कि जो एंगल, ये देखो ध्यान सुनो, जो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सभी मिरर फॉलो करते हैं। जो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, चाहे फर्स्ट लॉ हो चाहे सेकेंड लॉ हो, ठीक है, ये सभी मिरर फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं एक लाइन लिखता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, इतना पहले लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा मैं इरेज करके लिखूंगा, लिख लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने इतना नोट कर दिया है, तो एक पॉइंट और आपको बस लिखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में, एक पॉइंट आपको और मुझे लिखवाना है, बस थोड़ी सी जगह यहाँ पे बनाने की देरी है, बस एक पॉइंट आप और लिख लीजिएगा तो ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, एक पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चाहे फर्स्ट लॉ हो चाहे सेकंड लॉ हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चाहे फर्स्ट लॉ हो चाहे सेकंड लॉ हो, ये सभी तरीके के मिरर फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी तरीके के मिरर फॉलो करते हैं, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्पेरिकल मिरर हो। ठीक है, लिख रहा हूं यहां पे, देख लीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन followed by every type of mirror, ठीक है, ठीक है, लॉ यहां देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय एवरी टाइप ऑफ मिरर, दैट इज प्लेन मिरर चाहे प्लेन मिरर हो एंड स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर आप लोग जानते हैं, स्पेरिकल मिरर जानते हैं आप लोग? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो आपको पूरे सिलेबस में 3 ही तरह के मिरर पढ़ने हैं। ठीक है,
एक प्लेन मिरर जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। प्लेन मिरर क्या होता है, जिसमें हम चेहरा वगैरह देखते हैं। आप सुबह उठते हो, हमारे स्कूल जाते वक्त बाल वाल बनाते हो, ठीक है, बाल में जेल वेल लगा के जिसमें जाते हो, ठीक है, तो जिसमें आप देख करके तैयार होते हो, मेकअप वेकअप करते हो, तो वो होता है आपका प्लेन मिरर। ठीक है। और ये होता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप स्पेरिकल मिरर दो तरह का होता है। एक कॉनकेव, देखो स्पेरिकल मिरर को हम लोग डिटेल में समझेंगे जब टॉपिक आएगा, बस अभी आप इतने समझ लीजिए। कॉनकेव मिरर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, एक जो डेंटिस्ट के पास होता है, आपने देखा होगा, दांत की कैविटी वविटी ऐसे शीशा लगा के देखता है कैविटी विटी में, ठीक है। तो और एक होता है जो आपके कार का जो साइड मिरर होता है, कार का जो साइड मिरर होता है वो, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स आपके कार के साइड व्यू मिरर में होता है, कॉनकेव आपका जो डेंटिस्ट वगैरह देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैग्नीफाई वगैरह करके चीजें आपके दांत को देखना चाहते हैं मैग्नीफाई करके, तो वो कॉनकेव मिरर होता है। क्लियर है बात? तो सभी तरीके के मिरर, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सभी तरीके के मिरर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। अच्छा, एक और बात, स्पेरिकल मिरर दो टाइप के हैं, इन्हीं दोनों को मिला करके हम लोग स्पेरिकल मिरर कहते हैं। स्पेरिकल मिरर क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बाद में समझेंगे, बड़ा टॉपिक है, ठीक है। बस आप इतना जानिए कि अगर कोई स्पेरिकल मिरर कहता है तो उसका मतलब है कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है। कोई समस्या? बस इतनी बातें हैं टाइप आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको, चलो। तो देखिए हम लोग जो है आगे आ गए हैं अगले टॉपिक में, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी वो मैं आपको बताता चलूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर ऊपर आप लोग देख लीजिएगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी वही मैं आपको बताता चलूंगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको सिर्फ दो तरह के रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। एक आपका लिखा हुआ है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, दूसरा है डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, या इसको आप इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो, या आप इसको स्कैटरिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि या रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन पे हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन की। अब यहाँ देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, ध्यान समझिएगा बेटा, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन अभी मैं क्या होता है कैसे होता है बाद में बताएंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन सिर्फ आपके हाईली, देखो यहाँ पे हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होता है, जैसे आपका मिरर या हाईली पॉलिश सरफेस, आ रही बात समझ में, हाईली पॉलिश सरफेस पे होगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है कैसे सब बताता हूँ। पहले आप ये समझिए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका या तो मिरर पे होगा, ठीक है, मिरर पे होगा मतलब किसी भी टाइप का मिरर हो, प्लेन मिरर हो, स्पेरिकल मिरर हो, या आप कह सकते हो कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला, ठीक है। तो चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, हर तरह के मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। या तो हाईली पॉलिश सरफेस का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि बर्तन होते हैं ना, बर्तन, ठीक है, बर्तन है, चम्मच है, तो स्टील के जो होते हैं, तो आप उसमें ऐसे देखोगे तो आपकी शक्ल दिख जाएगी उसमें, ठीक है। स्टील के बर्तन में या चम्मच में या प्लेट में, किसी भी चीज में स्टील की जो बहुत पॉलिश रहती है, एकदम चमकती हुई रहती है, उसमें आपके चेहरे आराम से दिख जाते हैं, ठीक है। तो यही भाई हाईली पॉलिश सरफेस का मतलब है यही सब, ठीक है। स्टील के बर्तन वगैरह हो गया, या कोई भी, जैसे आप कभी कभी देखो जूता बहुत पॉलिश कर दो, एकदम अपना जूता चमका दो एकदम पॉलिश करके, तो उसमें भी आपकी शक्ल दिखने लग जाती है, ठीक है। तो वही मतलब है हाईली पॉलिश सरफेस का, ठीक है। और एक और जगह आपकी अपनी शक्ल दिखती है, एक और जगह, ओहो, एक और जगह जो है आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, कहाँ पे एक और जगह आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, स्टिल वाटर में। किसमें बेटा? स्टिल वाटर में। किसमें? स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में, ठीक है। स्टिल वाटर में भी आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टिल वाटर को, पानी जब रुका हुआ रहता है तो आप ऐसे पानी में देखो तो आपको चेहरे, आपकी शक्ल उसमें दिखने लग जाती है, ठीक है। तो बात ऐसी है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन
मिरर किसी भी टाइप के मिरर पे होगा, या हाईली पॉलिश सरफेस पे भी होगा, स्टिल वाटर में भी होगा। हाईली पॉलिश सरफेस मैंने आपको बता दिया, बर्तन वगैरह होते हैं। अब देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा? इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपको इमेज दिखेगी। आप अपना सुबह सुबह उठते हो, बढ़िया नहा धो के तैयार व्यार होते हो, अपनी शकल जो है हाँ शीशे में देखते हो, तो वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा था। आपकी शकल शीशे पे दिखती है तो इसका मतलब है रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इमेज बन रही है ना, आपकी शकल की इमेज शीशे पे बन रही है, शीशे में बन रही है। ठीक है, आपकी शकल की जो इमेज है वो शीशे में बन रही है, तो इसका मतलब है इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो मतलब वहां पे कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। बर्तन में, स्टील के बर्तन में या एकदम पॉलिश किए हुए जूते में आपकी शक्ल दिखती है तो वहां पे क्या फॉर्मेशन हो रहा होता है? इमेज फॉर्मेशन हो रहा होता है। स्टिल वाटर में आपकी शक्ल दिखती है तो वहां पे भी क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन होता है। तो जहां पे भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहां इमेज फॉर्मेशन होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां होगा? जहां मिरर है, या मतलब मिरर किसी भी टाइप का मिरर हो, हाईली पॉलिश सरफेस हो, स्टिल वाटर हो, इन सब जगह जो है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है, चलो बात बताते हैं आपको। जैसे मान लो ये आपका मिरर है, प्लेन मिरर है। मान लो ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है। अब होता क्या है, होता क्या है कि एक बीम ऑफ लाइट आती है। बीम ऑफ लाइट का मतलब है बहुत सारी रे ऑफ लाइट को मिलकर बीम ऑफ लाइट बनती है। देखो बेटा, बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? ठीक है, बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि लार्ज अमाउंट में, बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में जब रे ऑफ लाइट आती है, लार्ज अमाउंट ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, इसको बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट भी कहते हैं। मतलब बीम ऑफ लाइट का मतलब है जब बहुत सारी रे ऑफ लाइट एक साथ आती है तो उसको हम बीम ऑफ लाइट कह देते हैं। ठीक है, मान लो ये आई पहली इंसिडेंट रे, ये दूसरी आई, ये तीसरी आई, ये चौथी आई, ये पांचवी आई। ठीक है, इतनी सारी इंसिडेंट रे आई, इकट्ठा आई, ये पूरा बंडल बन के बीम बन के आई। ठीक है, मिरर पे स्ट्राइक की, फिर पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाएगी, दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे भी इधर चली जाएगी, तीसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे भी इधर चली जाएगी, चौथी वाली रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाएगी, पांचवी भी इधर चली जाएगी। ठीक है, तो देख लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है और पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही है। आ रही बात समझ में? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और पैरेलल बीम ऑफ लाइट चली गई। क्लियर है बात? तो ये क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। क्या है बेटा? ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है समझो। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि यहां देखो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, मिरर पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट चली जाएगी। ठीक है, और हर रे ऑफ लाइट, देखो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, नीचे वाली इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो हर रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जो होगी वो सेम एंगल बनाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां सेम होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ध्यान दो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? सेम होता है। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, ठीक है, स्ट्राइक करेगी और पैरेलल बीम ऑफ लाइट वैसे ही निकल जाएगी। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है। ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट इधर उधर नहीं जाती है। देखो ये मैंने बनाया है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, लेकिन ये लाइट पैरेलल है। ठीक है, तो कोई भी, देखो इंसिडेंट रे आती तो हमेशा पैरेलल है, इंसिडेंट रे आती भी हमेशा पैरेलल है। अगर पैरेलल जा भी रही है, अगर पैरेलल जा भी रही है तो ये आपका हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रही है बात बेटा? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों बराबर होंगे। अगर आप यहाँ बनाना चाहेंगे तो एक लाइन नॉर्मल ड्रॉ करके इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बना, सॉरी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बना सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे एंगल देखना चाहते हैं तो इस तरह आप एंगल बना भी सकते हैं। तो आप देखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही बराबर होते हैं। क्लियर हो रही है बात बेटा? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? तो ये हमारा पूरा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ये इन जगहों पे होगा। ठीक है,
और रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देखोगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट चली जाएगी, ठीक है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे और सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। कोई समस्या? ठीक है, इसकी डेफिनेशन अभी मैं लिख दूंगा, कोई समस्या नहीं है। तो आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है आप लोगों के लिए, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखो मैं इसलिए लिखने में आपका समय नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखने लगूंगा तो लेक्चर बिना मतलब लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पॉज करके हम पहले ही लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी चीजें समझा चुका हूँ। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इन विच ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट रे, ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम, ठीक है। अभी आपको समझाया कि यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, और पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई आपत्ति किसी को? नहीं, चलो बढ़िया। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट आती है, ठीक है, और पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है पैरेलल बीम की तरह, ठीक है, जो कि अभी आपको पहले बताया था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग चलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे। चलो, इसीलिए मैं समय बच जाए, लेक्चर बहुत बड़ा ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही सारी चीजें लिखकर दे रहा हूं, ठीक है। अब बात है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, या स्कैटरिंग भी कहते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके आसपास आप जितने भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, आपके आसपास आप जितने भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, ठीक है, वो होता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या बिकॉज ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। अगर मान लो ये पेन है, इस पे लाइट पड़ रही है, इस पे लाइट पड़ रही है, इसकी सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करती है? लाइट को चारों तरफ स्कैटर कर देती है, फैला देती है, ठीक है। और उसी फैलाने की वजह से ये मुझे इधर से दिखती है, उनको अगले आदमी को इधर से दिखेगी, ये चारों तरफ से दिखने लग जाती है। क्लियर है? तो पहले हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझेंगे, फिर इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमारे डेली लाइफ में हर जगह होता है, तभी हम चीजों को देख पाते हैं। अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ना हो तो हम चीजों को देख ना पाए, ठीक है। अच्छा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो रफ सरफेस पे होता है बेटा। कहाँ होता है? अभी बता रहा हूं कैसे क्या है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पे होता है, ठीक है। रफ सरफेस पे देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में होता क्या, पहले समझ लो। ये मेरी लाइन टेढ़ी खींच गई क्या? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में देखो, ये मान लो एक आपका कोई रफ सरफेस है, मान लो पेपर का शीट है, पेपर शीट है, सपोज करो ये पेपर शीट है, पेपर की एक शीट है, ठीक है। अब इस पे जो इंसिडेंट लाइट आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, जो इंसिडेंट बीम आएगी, वो पैरेलल आएगी, क्योंकि ये पैरेलल आएगी। लेकिन इसकी रफ सरफेस, देखो पेपर शीट का जो सरफेस होता है वो रफ सरफेस होता है, ठीक है। इसकी रफ सरफेस की वजह से जो ये इंसिडेंट लाइट आई है, जो इंसिडेंट रे आई है, ठीक है, जब ये रिफ्लेक्ट होगी, इंसिडेंट रे जो आई है जब ये रिफ्लेक्ट होगी, तो पता चला ये इधर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली इधर चली गई, ठीक है, ये वाली मान लो इधर चली आई, और ये वाली मान लो इस तरफ चली गई, ठीक है। तो ऐसे चारों डायरेक्शन में क्या होती है? हर तरफ जो होती है स्कैटर हो जाती है। कुछ आएगी, कोई ऐसे आएगी, तो कभी इधर चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो रफ सरफेस होने की वजह से इंसिडेंट रे तो पैरेलल बीम बन के आती हैं, लेकिन जैसे ही वो यहाँ रफ सरफेस में टकराती हैं, रफ सरफेस की वजह से वो चारों तरफ फैल जाती हैं, ठीक है। इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ये चारों तरफ फैलने लग जाती हैं, कुछ इधर चली गई, कुछ उधर चली गई, कुछ ऊपर चली गई, कुछ नीचे चली गई। जब चारों तरफ फैल जाती हैं तो यही लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती है हर डायरेक्शन से, यही लाइट आपकी आंखों पे पहुंचती है हर डायरेक्शन में। जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, मेरी ये सरफेस रफ है, यहाँ से लाइट आ रही है, मेरे ऊपर पड़ रही है और चारों तरफ फैल जा रही है, स्कैटर हो जा रही है, चारों तरफ रिफ्लेक्ट हो जा रही है अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। रफ सरफेस की वजह से मेरा जो रिफ्लेक्शन हुआ वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया, इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। कुछ लाइट इधर गई, कुछ उधर गई, कुछ उधर चली गई, कुछ उधर चली गई, जिस वजह से मुझे उधर वाले लोग भी देख पा रहे हैं और इधर वाले लोग भी देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट चारों तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट चारों तरफ स्कैटर हो रही है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, रफ सरफेस पे टकराती है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे चारों तरफ फैल जाती है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जाती है, ठीक है।
क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नो इमेज फॉर्मेशन, कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, देखो आप हर चीज में थोड़ी ना अपनी शक्ल देख सकते हो, आप चीजों को देख पा रहे हो क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रही होती तो आप मेरी छाती पे अपना मुंह देख पा रहे होते। ठीक है अगर ये मेरा जो मेरी ये बॉडी है, अगर ये कह सकते हैं कि पॉलिश सरफेस होती तो आपकी शक्ल यहां दिख रही होती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मोस्टली हमारे डेली लाइफ में 99.99% चीजों में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए आप चीजों को देख पाते हो, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। तो कोई भी तरह का इमेज फॉर्मेशन, ये क्या हो गया, एक मिनट, कोई भी तरह का इमेज फॉर्मेशन, किसी भी तरीके का जो इमेज फॉर्मेशन है वो, एक मिनट बेटा कुछ गड़बड़ हो गई है, अरे यार, ये किसी भी तरीके का इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर हो रही है बात? कोई समस्या, कोई आपत्ति? अच्छा, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर नहीं होता है। अगर बराबर होता तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इधर चली जाती, इधर उधर ना भागती। ठीक है, क्यों बराबर नहीं होता है? ड्यू टू रफ सरफेस। क्यों बराबर नहीं होता है? ड्यू टू रफ सरफेस। सरफेस रफ है, कहीं लाइट कॉर्नर पे पड़ी है, कहीं लाइट गड्ढे में चली गई है, कहीं लाइट कहीं और पड़ी है, जिस वजह से आई डज नॉट इक्वल टू आर हो जाता है। ठीक है, और ये एक बहुत बेहतरीन चीज है, आप समझिए, हर जगह परफेक्शन होना ठीक नहीं है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आप मूवी नहीं देख पाओगे। सिनेमा हॉल में जब आप मूवी देखने जाते हो तो प्रोजेक्टर से, आपके पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट आती है, स्क्रीन पर पड़ती है, स्क्रीन रफ होती है, और वो उसको चारों तरफ, स्क्रीन क्या करती है, रफ सरफेस होती है, और वो लाइट को चारों तरफ फैला देती है, इसीलिए हर कोने में बैठा आदमी स्क्रीन को देख पाता है। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं ताकि समय बचे हमारा। चलिए नोट करिए, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। ये देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, इस डेफिनेशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखो, रिफ्लेक्शन इन विच पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन जिसमें पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे जब रफ सरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है हर डायरेक्शन में, चारों तरफ। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद वाले टॉपिक जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होना चालू हो जाएंगे, अभी तक सिर्फ मोटा मोटा इंट्रोडक्शन चल रहा था। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कोई सजेशन हो तो सजेशन प्लीज दीजिएगा। एक बच्चे ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था, ठीक है, उसको हम लोगों ने फॉलो किया है, उस सजेशन को हम लोगों ने फॉलो किया है। ठीक है, आपके पास भी हमारे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमको बताइएगा, क्योंकि हम भी लोग अभी ऑनलाइन नया नया ही चालू कर रहे हैं, तो हम लोग भी अभी सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो आजकल के लड़के, तो आजकल के जो 16-17 साल के लड़के जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस हैं ऑनलाइन, तो हम लोगों को भी आप कोई सजेशन दीजिएगा। थैंक यू सो मच।